हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है प्लूटो ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी हमें दिखाएगी कि आज के टाइम पे बच्चे किस तरीके से अपने पेरेंट्स और कंपटीशन के प्रेशर में आकर अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। वो टॉप बनने के चक्कर में किस हद तक जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को जंगल में भागते देखते हैं और कुछ लोग उसे मार डालते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पुलिस की एक टीम आती है जिसमें दो डिटेक्टिव पार्क और चोई को देखते हैं और हमें पता चलता है कि जिस लड़के का मर्डर हुआ है उसका नाम जिन है जो हाई स्कूल स्टूडेंट है। वहीं क्राइम सीन पे पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन भी मिलती है जो जिन के क्लासमेट जुन की थी, जिसके बाद पुलिस जुन को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है क्योंकि जिन ने लास्ट टाइम जुन से ही बात की थी और क्राइम सीन पे उसका फ़ोन भी मिला था जिसमें जिन को मारते टाइम का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। पर जुन बोलता है कि उसने अपना फ़ोन खो दिया था, इसीलिए उसे नहीं पता कि फ़ोन क्राइम सीन तक कैसे पहुंचा और पुलिस को उसे छोड़ देने को बोलता है क्योंकि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और जल्दी ही उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अगर उनकी वजह से उसके मार्क्स कम आए तो वो उन पर केस कर देगा। बट ऑब्वियसली पुलिस उसे नहीं छोड़ती। नेक्स्ट सीन में पार्क और चोई स्कूल आते हैं जिन और जून के क्लासमेट से दोनों के रिलेशन के बारे में पता करने के लिए, जहां प्रिंसिपल उन्हें कोई भी इन्वेस्टिगेशन शांति से और बिना बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब किए करने को बोलते हैं। दरअसल वो स्कूल काफ़ी प्रेस्टिजियस है जिसमें देश के कुछ टॉप स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले पाते हैं और उन टॉप स्टूडेंट्स में से भी सिर्फ 1% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें स्पेशल क्लास की मेंबरशिप मिलती है जिसे ड्रीम टीम बोला जाता है, जिसमें उन्हें देश के टॉप यूनिवर्सिटी के लिए तैयारियां कराई जाती हैं। इस टीम में 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता था और टेस्ट में मिले उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग डिसाइड होती थी, जिसमें जिन हमेशा नंबर 1 रहता था। इस ड्रीम टीम में भी 4 बच्चों का एक ग्रुप था जिसे रैबिट हंटर्स के नाम से जाना जाता था, जिसमें जिन के अलावा 3 और लोग हान, मीरा और जंग भी शामिल थे। और पुलिस के पूछने पर वह सभी बताते हैं कि जुन भी ड्रीम टीम में आना चाहता था और वो जिनसे जेलस भी था, पर जून इस बात से इनकार करता है और चूंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मर्डर के टाइम पे जून अपनी डॉर्मेट्री में ही था तो उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद जून वापस स्कूल आता है जहां वो देखता है कि ड्रीम टीम के 8 मेंबर्स बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जिनमें रैबिट हंटर्स के बाकी बचे 3 मेंबर्स यानी हान, मीरा और जंग भी थे और हान ने टॉप किया था। जिसके बाद वो स्कूल के बेसमेंट में आता है जहां वो हान, मीरा, जंग और उनके साथ एक और लड़का बो रैम को अपने सिलेक्शन को सेलिब्रेट करते देखता है और वो लोग जब जुन को देखते हैं तो शॉक होते हैं और जुन बोलता है कि उन्हें पार्टी की जगह अपने दोस्त जिन का फ्यूनरल मनाना चाहिए, पर वो लोग उसे मर्डरर बुलाते हैं। इसके बाद कहानी पास्ट में आती है। जब जुन पहली बार ट्रांसफर होकर स्कूल में आया था तब वो जिन के साथ रूम शेयर किया करता था, पर जिन उससे ज़्यादा बातें नहीं करता था। जिन चूँकि अच्छी फैमिली से आता था और उसकी परवरिश अमेरिका में हुई थी तो उसकी इंग्लिश अच्छी थी। इवन उसके रैबिट हंटर्स ग्रुप के सभी मेंबर्स की इंग्लिश अच्छी थी। वहीं जुन को इंग्लिश में स्ट्रगल करना पड़ता था। पूरे स्कूल में कोई उससे बात नहीं करता था तो वो ज़्यादातर अकेले ही रहता था। जुन का स्पेस साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके पास एक टेलीस्कोप भी थी जिससे वो अक्सर स्टार एंड प्लैनेट्स मोशन की स्टडी करता था और एक बार गलती से वो मीरा के रूम में देख लेता है और हम समझ पाते हैं कि वो मीरा को लाइक करता है। स्पेस साइंस में जिन का भी काफ़ी इंटरेस्ट था और एक दिन जब साइंस क्लास में टीचर सभी से पूछती हैं कि प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर क्यों निकाला गया, तो जिन बताता है कि प्लूटो सन से काफ़ी दूर है, उसका ऑर्बिट भी अनस्टेबल है और दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में उसका मास काफ़ी कम है और बाकियों की तरह वो राउंड भी नहीं है। पर जुन इससे इत्तेफाक नहीं रखता था। हालांकि जिन ने जो आंसर दिया था वो सही है, पर जुन का मानना है कि अगर प्लूटो को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो सूरज से दूर है तो क्या कभी जब वो सूरज के करीब आएगा तो उसे वापस से सोलर सिस्टम में शामिल कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में कई साल लग जाते हैं और जुन का मानना था कि स्टार्स ह्यूमंस की तरह ही पैदा होते और मरते हैं, तो उन्हें डिस्टेंस, शेप, साइज और मास के बेसिस पे कैटेगराइज करना सही नहीं है। हर वो चीज़ जो आज है वो कल नहीं रहेगी। जिन लोगों को अगर अभी भी नहीं समझ आया तो उन्हें आसान भाषा में समझाऊं तो जुन का कहना है कि साइंटिस्ट प्लूटो को बाहर निकालने का जो रीज़न देते हैं वो सही नहीं है, वही डिस्टेंस, मास, शेप वाला, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, बल्कि उसके अकॉर्डिंग कारण ये होना चाहिए कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्स का सेंटर है और इसीलिए प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पर्सनली उसका अजम्पशन समझ नहीं आता, क्योंकि क्या तुमने ये पता कर लिया कि हमारे यूनिवर्स कितना बड़ा है और कितने डायमेंशंस में है जो हमारे सोलर सिस्टम को यूनिवर्स का सेंटर मान रहा है।
पहले तो हमारा मिल्की वे ही कितना बड़ा है हमें नहीं पता। खैर उसने अज्यूम करने को बोला है तो अज्यूम कर ही लेते हैं। तो जिन और जुन में भी इस बात को लेकर बहस होती है। जुन के पूरे स्कूल में सिर्फ एक दोस्त बनती है सुजिन, जो उसे ड्रीम क्लास के बारे में बताती है, जहाँ पे स्टूडेंट को मेंटर्स मिलते हैं उनकी तैयारी कराने के लिए। वहीं उन लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। पर जुन वहाँ जाना चाहता है। एक रात वो फिर से टेलीस्कोप से मीरा के रूम में देखता है और इस बार मीरा उसे देख लेती है। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक टास्क देते हैं, दो दो के ग्रुप बनाकर उसे पूरा करने के लिए। बेसिकली ये टास्क एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाने का था, जिसमें एक मेंबर की आंखों पे पट्टी होगी और दूसरा उसे गाइड करेगा। और मीरा जुन के साथ ये टास्क करती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता है, जिसपे जुन हाँ बोलता है और कहता है कि जब वो उसे जिन के साथ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद मीरा उसकी आंखों से पट्टी हटा देती है और वो खुद को छत की रेलिंग पे खड़ा पाता है, जो देखकर वो डर जाता है और पीछे हटता है। और पीछे जिन के साथ क्लास के बाकी बच्चे भी थे, जो उसका कन्फेशन सुन के उसका मजाक उड़ाते हैं। और मीरा बोलती है कि वो जानती है कि वो उसके रूम में ताका झाकी करता है और जुन इस बात से शर्मिंदा होता है। और नेक्स्ट डे क्लास में मीरा की सीट पे कोई मरा हुआ मेंढक रख देता है, जिसका ब्लेम जुन पे डाला जाता है क्योंकि वही साइंस लैब का असिस्टेंट है। हालांकि जुन ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके बाद उसे जिन के रूम से डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि ये मेंढक वाला काम जंग ने किया था, क्योंकि वो जुन के साथ सेम हॉस्टल बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता था। उसके बाद जुन बो रैम से बोलता है कि अगर वो बाकी तीनों को यानी हान, मीरा और जंग को रस्सी से बांध दे तो वो उसे जाने देगा। जिसके बाद बो रैम वैसा ही करता है और जुन उनकी वीडियो बनाकर ऊपर उनके पेरेंट्स के पास सेंड कर देता है, जो स्कूल में इकट्ठा हुए थे अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जिन्हें लोकेशन ट्रैकिंग से पता चलता है कि सभी बच्चे अभी स्कूल में ही हैं और जुन भी सुबह ही अपने घर से स्कूल के लिए निकल गया था। कहानी एक बार फिर से पास्ट में आती है और जुन मंथली टेस्ट रिजल्ट में अपनी रैंकिंग देखता है, जो 67 थी। वहीं मीरा इस बार टॉप 10 में नहीं आई थी, उसकी रैंकिंग 11 थी और 10th पोजीशन पे जुन के डॉर्मेट्री का ही एक लड़का मिन आया था। जुन अपनी रैंकिंग से खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने पिछले स्कूल में टॉप स्टूडेंट हुआ करता था। जिस पे सुजिन बोलती है कि इस स्कूल में ऐसा ही होता है, यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है। बाद में मिन जुन को बताता है कि अगर उसे टॉप 10 में आना है तो उसे टॉप एकेडमी के ट्यूटर से कोचिंग लेनी पड़ेगी, जिसकी फीस काफ़ी महंगी है। तो जुन इस बारे में अपनी मॉम से बात करता है, जो इतने महंगे टीचर को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, पर फिर भी वो किसी तरह 1 मिलियन वॉन का इंतज़ाम करती हैं, जो टीचर की 1 महीने की फ़ीस थी। पर वो टीचर बोलता है कि ये उसके सिर्फ एक कंसल्टेशन फ़ीस है और जुन को पढ़ाने से मना कर देता है, जो सुनकर जुन अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक चीज़ तो क्लियर थी कि भाई जिसके पास पैसा है वो महंगे एकेडमीज़ में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चे टॉप पे जा सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है उनको एड़ियाँ घसीट घसीट कर खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं प्रेजेंट में पार्क और चोई स्कूल के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं, पर लिफ्ट में जाने के बाद से किसी बच्चे का कोई पता नहीं चलता। इधर पास्ट में जून सुजिन को देखता है, जो ड्रीम क्लास के सीसीटीवी कैमरा को हैक करके उस पर अपनी नज़र बनाए हुई थी। इसमें जून रैबिट हंटर्स को देखता है आपस में एक नोटबुक शेयर करते हुए, और सुजिन बताती है कि ये उनकी एक सीक्रेट स्पेशल नोटबुक है, जिसमें वो चारों उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली मंथली टेस्ट में पूछे जाएंगे। दरअसल ड्रीम क्लास किसी के लिए भी परमानेंट नहीं है, हर मंथ इसमें स्टूडेंट्स आते जाते हैं, इसीलिए टॉप 10 में बने रहने के लिए रैबिट हंटर्स आपस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट बनाते हैं, ताकि वो टॉप करके ड्रीम क्लास में बने रहें। सुजिन ड्रीम क्लास के मेंबर्स के सिस्टम पे एक लड़की यूनजू का फोटो शेयर करती है और धमकी देती है कि वो उन पे नज़र रखे हुए है और वो उनसे यूनजू का बदला लेकर रहेगी, जो देखकर रैबिट हंटर्स भी घबराते हैं। जिसके बाद सुजिन जुन को यूनजू के बारे में बताती है कि वो उसकी रूमी थी जिसने सुसाइड कर लिया था, जिसके पीछे उसे रैबिट हंटर्स का हाथ लगता है, क्योंकि यूनजू ड्रीम क्लास की टॉप स्टूडेंट थी और इसीलिए वो रैबिट हंटर्स की ऑनलाइन साइट को हैक करना चाहती है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसमें उसे कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद जुन जिन से उस नोटबुक के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे भी वो नोटबुक चाहिए और वो उनके ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है, पर जिन बोलता है कि वो लोग ऐसे ही किसी को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते। लेकिन नेक्स्ट सीन में जुन का फेस कवर करके उसे स्कूल के बेसमेंट में लाया जाता है, जहां उसे ग्रुप में शामिल करने के नाम पे जिन, मीरा, जंग और हान बहुत टॉर्चर करते हैं, और चूंकि जुन टॉप 10 में आना चाहता था तो वो उनके टॉर्चर को भी बर्दाश्त करता है, तो लास्टली उसे ग्रुप में शामिल कर ही लेते हैं। पर वो नोटबुक कई पार्ट्स में था और उन्हें पाने के लिए उसे कई टास्क करने पड़ेंगे। जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट करते जाएगा उसे नोटबुक मिलते जाएंगे।
जिसमें पहला टास्क था उस एकेडमी के टीचर का बैग चुराना जिसके पास जून अपनी मॉम के साथ कोचिंग के लिए गया था। तो मौका पाकर जून उस टीचर को मार के बेहोश करता है, उसकी फ़ोटो लेता है और बाकी मेंबर्स को सेंड करता है और उसका बैग चुराकर भाग जाता है, जिसके बदले उसे एक नोटबुक मिलती है। दरअसल उस नोटबुक में एक पासवर्ड होता है जिसके थ्रू वो रैबिट हंटर्स के वेबसाइट को खोलकर क्वेश्चंस को देख सकता है। पर नेक्स्ट डे पुलिस मिन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि रैबिट हंटर्स ने वो टीचर वाला बैग मिन के लॉकर में छुपा दिया था, जिससे पुलिस को लगता है कि मिन ने ही टीचर पे अटैक किया था। और यहाँ जून जिस तरीके से रैबिट हंटर्स को देख रहा था उससे सू जिन को उस पर डाउट होता है। कुछ दिनों बाद मंथली टेस्ट के रिजल्ट आते हैं और इस बार मीरा टॉप 10 में सेलेक्ट होती है और जून की रैंकिंग भी अपग्रेड होती है, वो 67 से 17th रैंक पे आता है। अब दूसरा नोटबुक पाने के लिए उसे दूसरा टास्क करना था और इस बार उनके टारगेट पे स्कूल का ही एक इंटर्न टीचर था जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस के अलग अलग सेट बनाता था। यानी कि सेट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो हो सकता है कि सेट बी में क्वेश्चन नंबर 9 हो। वो क्वेश्चंस को सफल कर देता था ताकि स्टूडेंट्स चीटिंग ना कर पाएं। तो इस बार जून को उस टीचर की कार में ब्लास्ट करना था, जिसके लिए वो बाकायदा लिक्विड बॉम्ब बनाता है जिसे नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं और उस टीचर की कार में ब्लास्ट कर देता है। और जब वो टीचर पुलिस कंप्लेन करना चाहता है तो प्रिंसिपल उसे ऐसा करने से मना करते हैं, ये बोलकर कि जल्दी ही यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं और वो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। प्रेजेंट में जून ढेर सारे नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब लेकर बैठा होता है और हान को कॉन्ग्रेचुलेट करता है टॉप करके सोल यूनिवर्सिटी में बायोसाइंस मेजर के लिए सेलेक्ट होने के लिए, और बोलता है कि अब उसके जैसा यूजलेस इंसान भी साइंटिस्ट बनेगा जो वो डिजर्व नहीं करता। जिसमें हान बोलता है कि एटलीस्ट वो उसके जैसे आतंकवादी से तो अच्छा ही है जो सिर्फ बम बनाना जानता है। जिसके बाद जून उन सभी को ठीक वैसे ही टॉर्चर करता है जैसे कि वो उसे किया करते थे। वहीं पार्क सभी को स्कूल के हर फ्लोर पे ढूंढता है पर किसी का कोई पता नहीं चलता, जिसके बाद वो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मंगवाता है। वहीं पास्ट में जून टास्क पे टास्क करते जाता है और उसे नोटबुक मिलती जाती है। इधर रैबिट हंटर्स को पता चल जाता है कि उनके सिस्टम पे युनजू की फ़ोटो शेयर करने और उन्हें धमकी देने वाली लड़की सू जिन है और हान डिसाइड करता है कि वो उसके वीक पॉइंट को जानकर उसे ब्लैकमेल करेगा। पर जिन बोलता है कि उसका प्लान फालतू है, वो कोई और प्लान सोचे। यहाँ ऐसा लगता है कि जिन और हान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में जुन को सू जिन के साथ देखते हैं जो उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है और इससे पहले कि सू जिन कुछ समझ पाती जुन उसे किस करने लगता है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और इन सब के पीछे हान और जंग का हाथ है जो जुन से कॉल के थ्रू कनेक्टेड थे और उसे आगे कंटिन्यू रखने को बोलते हैं। पर तभी सूजिन जुन को पुश कर देती है और इधर जिन भी हान और जंग के पास आता है और वो वीडियो डिलीट कर देता है और जुन को रुकने को बोलता है, जिसपे हान उससे पूछता है कि क्या वो सूजिन से बदला नहीं लेगा। पर जिन बोलता है कि अब उन्हें ये सब कुछ यहीं पे रोक देना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। इधर सूजिन भी जुन को बोलती है कि वो अजीब सा बिहेव कर रहा है, जिसके बाद जुन भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सूजिन रैबिट हंटर्स के साइट को फाइनली ओपन कर ही लेती है, जिसमें वो कुछ वीडियोस देखती है और उनमें वो युनजू के टॉर्चर वाला वीडियो भी देखती है जिसमें मिन भी शामिल था। वो उसमें जुन के भी कई फ़ोटोज़ देखती है, वो टास्क के भी फ़ोटोज़ देखती है जो उसने अब तक किए थे और समझ जाती है कि वो भी रैबिट हंटर्स के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद वो गुस्से में जुन से मिलती है और बोलती है कि वो लोग उसे वही काम करवा रहे हैं जो उन्होंने युनजू के साथ किया था और बताती है कि उसने रैबिट हंटर्स के साइट को हैक किया था, जिससे उसे पता चला कि मिन भी उसका एक मेंबर ही था और जब उसने मीरा को क्रॉस करके टॉप 10 में जगह बनाई तो उन लोगों ने उसका यानी जुन का यूज़ करके मिन को अपने रास्ते से हटा दिया और जब वो भी टॉप 10 में पहुंच जाएगा तो वो लोग भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। वो उसे ये भी बताती है कि युनजू के मरने के बाद जो सीट खाली हुई थी उसी सीट पे जुन को एडमिशन मिला है और वो उसे एक बुक भी देती है जो युनजू की थी जो वो एकेडमी में पढ़ा करती थी और बोलती है कि उसके क्वेश्चन से रैबिट हंटर्स के दिए स्पेशल नोटबुक के क्वेश्चंस को मिलाने के लिए। जिसके बाद जोन आता है जिन के पास और पूछता है कि क्या वो लोग उसे भी मिन की तरह रास्ते से हटाने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो नोटबुक्स उसे मिले हैं वो सभी फेक थे और जोन उससे ओरिजिनल नोटबुक मांगता है। पर जिन को खुद ही नहीं पता था कि जुन को फेक नोटबुक मिल रहे हैं और वो पूछता है कि उसे ये नोटबुक्स किसने दिए हैं और तभी वहाँ हान भी आता है और जून उस पर भी गुस्सा होता है फेक नोटबुक देने के लिए। दरअसल हान ने ही उसे वो फेक नोटबुक दिए थे, वो बस उसका यूज़ करना चाहता था और बोलता है कि फेक हो या ओरिजिनल उसकी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आई है और बताता है कि साइंस टीचर ने उसकी रिपोर्ट जो उसने प्लूटो पे बनाई थी वो उसे दी है रेफरेंस के तौर पर यूज़ करने के लिए। दरअसल सोल यूनिवर्सिटी में एक सीट रिजर्व्ड है उस स्टूडेंट के लिए जिसके थीसिस का टॉपिक यूनिक और वेल एक्सप्लेन्ड हो और ड्रीम टीम क्लास के स्टूडेंट मेंटर्स की हेल्प से अपनी उसी थीसिस
थीसिस पे मेहनत करते हैं, वहीं बाकी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं और वो थीसिस बनाते हैं। और चूंकि जिन टॉपर है तो उसका एसएनयू में जाना ऑलमोस्ट तय है, पर हान भी एसएनयू में जाना चाहता है, पर सीट सिर्फ एक है। तो टीचर उसकी हेल्प करने के लिए जुन की थीसिस जो बहुत ही बेहतरीन है उसे कॉपी करने को दे देती हैं, जो एज अ टीचर उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे जुन जिसने ओरिजिनली वो थीसिस बनाई है वो एसएनयू में नहीं जा पाएगा। वहीं हम देख पाते हैं कि जिन और हान में अब बनती नहीं है। हान जिन से जेलस है क्योंकि उसके एसएनयू में सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहीं वो भी उसमें सेलेक्ट होना चाहता है, तो इसीलिए अब से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को साइड पे डिस्कस नहीं करता। वहीं जुन आता है मिन को देखने, जो अब एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसे इस बात से अफसोस होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मिन के इस हालत का जिम्मेदार वो भी है। वहीं सूजिन युनजू की टॉर्चर वाली वीडियो को ड्रीम क्लास के मेंबर के सिस्टम पे शेयर कर देती है, लेकिन तभी कोई उसे मार के बेहोश कर देता है और मीरा वो शेयरिंग रोक देती है, जिससे जिन को कुछ डाउट होता है और वो सूजिन को ढूंढता हुआ बाहर फील्ड में आता है, जहां वो उसे बेहोश पाता है, जिसके सर पे चोट लगी थी और बगल में ही उसी का बेसबॉल बैट पड़ा था जिसपे खून लगा था। जिसके बाद वो हान और जंग से पूछता है कि उन्होंने बिना उसकी परमिशन के उसके बैट को हाथ क्यों लगाया, और उस पे लगे खून के निशान के बारे में भी पूछता है, पर वो दोनों इसकी जानकारी होने से मना कर देते हैं। वहीं प्रेजेंट में पार्क को बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिल जाता है, जिसमें उसे बेसमेंट वाला एरिया भी दिखता है, पर वहां जाने का रास्ता उसे नहीं मिलता। दरअसल वो स्कूल बिल्डिंग कभी कोरियन इंटेलिजेंस की बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें एक टॉर्चर चैम्बर भी था, जो वही बेसमेंट वाला एरिया है, पर किसी को उसके बारे में नहीं पता। उस बेसमेंट में जाने का रास्ता फर्स्ट फ्लोर के लिफ्ट के पीछे से है, और फाइनली पार्क को भी वो रास्ता मिल जाता है और वो चोई के साथ सीधा आता है उस बेसमेंट में, पर वहाँ भी एक गेट था जिसपे लॉक लगा था, और तभी वो लोग वहाँ पे जुन और बाकियों को भी देखते हैं, और जुन ने मीरा, हान और जंग की बॉडी पे वो बॉम्ब बांध दिया था। वहीं पास्ट में जिन जुन को अपने घर लेकर आता है और अपनी फैमिली के बारे में बताता है, जो अमेरिका में रहती है। उसके डैड उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और एक बार उन्होंने उसके कम मार्क्स आने पर बेल्ट से पिटाई की थी, जिसके बाद वो उसी रात गन लेकर अपने डैड के रूम में चला गया उन्हें मारने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। जिसके बाद वो कोरिया चला आया और उसने डिसाइड किया कि वो अपने डैड से बदला लेगा। वो टॉप यूनिवर्सिटी यानी एसएनयू में एडमिशन लेकर उससे ड्रॉप आउट कर जाएगा, पर उसकी इस प्लानिंग में एक रुकावट थी, वो थी युनजू। उसके बाद वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ लोग एक रैबिट को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, और वो वही लोग यानी रैबिट हंटर्स थे, और जिन उन्हें फिल्म कर रहा था। उनका मानना था कि रैबिट का खून पीने से ग्रेड्स अच्छे आते हैं, और वो लोग उस रैबिट को मारकर उसका खून पीते हैं। यार ये क्या पढ़े लिखे लोग बनेंगे जो इतने अंधविश्वासी हैं, और इन सब में युनजू भी उनके साथ शामिल थी। दरअसल युनजू टॉप स्टूडेंट थी और उसके रहते जिन कभी भी एसएनयू में नहीं जा सकता था, तो उसने उसके साथ वही किया जो कुछ दिन पहले जुन सू जिन के साथ करने वाला था, और उसकी वीडियो बनाकर उसे धमकियां दी कि वो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। पर अगले ही दिन युनजू ने सुसाइड कर ली, और आज जिन खुद को इसके लिए ब्लेम करता है। वो बोलता है कि उसने बस मजाक के फॉर्म में इसे शुरू किया था ताकि युनजू थोड़ी परेशान हो जाए, जिसका असर उसके स्टडीज़ पे पड़े और वो टॉप ना कर पाए, पर उसे कभी नहीं लगा था कि वो सुसाइड कर लेगी। यहाँ जुन उससे पूछता है कि क्या वो युनजू के क्लोज था, जिस पे जिन उसे बस ये बोलता है कि इस दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो उसे लाइक करता था या तो नहीं करता था, अब आप खुद ही डिसाइड कर लो। पर युनजू के इंसिडेंट के बाद से वो डिस्टर्ब ज़रूर रहने लगा था। वहीं प्रेजेंट में जुन पार्क और चोई को एक पीडी देता है जिसमें रैबिट हंटर्स के सारे कारनामे यानी क्राइम्स के एविडेंस सेफ थे, और जुन बोलता है कि अब वो जिन के मर्डरर को पनिश करना चाहता है, जिस पे पार्क उससे मर्डर के बारे में पूछता है, तो कहानी फिर से एक बार पास्ट में आती है, और इस बार फिर से जुन को एक टास्क मिलता है जो जिन को मारने का था, जो उसे जंग और हान ने दिए थे, पर इस बार जुन करने से मना कर देता है। तो वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसकी मॉम को हर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड कर्मा। जिन ने टॉप करने के लिए युनजू को रास्ते से हटाया, और अब हान टॉप करने के लिए उसे रास्ते से हटा रहा है। वैसे देखा जाए तो रैबिट का खून पीना ये सिग्निफाई करता है कि इन रैबिट हंटर्स ने टॉप पे पहुंचने के लिए कितनों का खून पिया, यानी उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, भले ही क्यों ना उनकी जान लेनी पड़ जाए। जैसे कि युनजू जिसने सुसाइड कर लिया, सूजिन जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और मिन जो पागल हो चुका है, और अब जिन। नेक्स्ट सीन में जुन जिन को कॉल करके स्कूल के पीछे वाले जंगल में बुलाता है, पर खुद उस जंगल में जाने से मना कर देता है। तो हान, मीरा और जंग उसका फ़ोन अपने साथ लेकर जंगल में जाते हैं, जहां जिन जुन का इंतज़ार कर रहा था, और तभी सभी उसके सर पे मार मार कर उसे मार डालते हैं। प्रेजेंट में ये सारी बात जुन पार्क को बताता है और बोलता है कि वो तीनों को छोड़ देगा अगर वो लोग उसकी बात उस स्टूडेंट से करा दे जो हान की वजह से एसएनयू के बायो साइंस मेजर में सेलेक्ट नहीं हो पाया। अगर वो स्टूडेंट इन तीनों को छोड़ने को बोलेगा तो वो छोड़ देगा,
लेकिन आज के दिन ही सूर्य ग्रहण लगना था और जुन बोलता है कि वो लोग को ये काम सूर्य ग्रहण से पहले करना होगा। अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो सूर्य ग्रहण लगते ही इन लोगों को मार डालेगा। जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स और एजेंसीज लग जाती हैं उस स्टूडेंट को ढूंढने में और फाइनली वो स्टूडेंट उन्हें मिल जाता है। पर वो कॉल पे जुन से बात करने को तैयार होता है। जिसके बाद जुन उस लड़के की बात हान से करवाता है, जो उसे बेग करता है कि उसे जो भी चाहिए उसके पेरेंट्स उसे दे देंगे। अगर वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहता है तो वो लोग उसका भी खर्चा उठाएंगे, पर वो उनकी जान बचा ले। पर जुन भी उससे पूछता है कि वो इन तीनों का क्या करे, उन्हें छोड़ दे या मार डाले। पर उधर से वो स्टूडेंट अपना फ़ोन कट कर देता है, जिसका मतलब है कि उसका आंसर हाँ है। पर हान बैक करता है कि आगे से वो कोई गलती नहीं करेगा, वो प्लीज़ उसे छोड़ दे। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि उसने जिन की जान भी ले ली और ये सब कुछ वो पुलिस के सामने कन्फेस करता है। वहीं ग्रहण लगना भी चालू हो चुका था और पार्क जुन को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, इससे उसकी मॉम लाइफ टाइम एक मर्डर की मॉम बन के रह जाएंगी। पर जुन बोलता है कि उसके कुछ ना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है। उसने पूरी लाइफ मेहनत की, अपनी पढ़ाई पे फोकस किया ताकि एक दिन एक सक्सेसफुल इंसान बन सके, पर अचानक से वो एक मर्डर बन जाता है और उसकी सारी मेहनत, उसके सारे सेक्रीफाइसेस बर्बाद हो जाते हैं। मूवी का नाम प्लूटो रखने का यही कारण है कि जिस तरीके से प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से डिस्क्रिमिनेट करके निकाल दिया गया, ठीक उसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, जो कि क्लास के तौर पे की जाती है। जबकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दुनिया में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, जो आज है वो कल नहीं होगी। यहाँ हम उन टीचर्स को भी देख पाते हैं जो बच्चों में भेदभाव करते हैं और वो स्कूल जो सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ अपने रेपुटेशन के नाम पर चुप रहते हैं। तो जुन वहाँ से सिर्फ बोरैम को जाने देता है क्योंकि उसका किसी इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था। और जब ग्रहण अपने पीक पे होता है तो उस बॉम्ब में आग लगाकर वो हान, मीरा और जंग के साथ खुद भी मारा जाता है और थोड़ी ही देर बाद ग्रहण खत्म होने लगता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।